एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका हम माइंड मैप करेंगे कि इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे ट्रांजैक्शन होती है, सभी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला बेटा आपको पता है। ओल्ड रेशियो में यदि हम गेनिंग रेशियो को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, न्यू रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है, आपको इनमें से कोई ना कोई टर्म आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे उसको निकालेंगे, है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। यदि आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, गेनिंग रेशियो आप निकाल लोगे तो आप क्या करेंगे, उसमें प्लस करके न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गेनिंग रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो न्यू रेशियो में से हम माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो, तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप उस फॉर्मूले से भी बेटा गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। यदि आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, यदि आपका आंसर नेगेटिव में आता है, इट मीन्स वह हमारा गेनिंग रेशियो है। ठीक है, गेनिंग शेयर है तो वो हमारी गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम इसमें कैसे करते हैं। अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग हमारी एंट्रीज में क्या होती है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एडमिशन में हमें क्या था, हमेशा यही होता है बेटा, जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन में नए पार्टनर फर्म में एंटर करते हैं, तो जो पुराने हमारे पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर नया पार्टनर गेन कर रहा होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर नए पार्टनर को डेबिट करते हैं, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम वहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करते हैं, उनके हम कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को बेटा क्रेडिट कर देते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है रिटायरमेंट में क्या होता है। देखिए, अब रिटायरमेंट में क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो फर्म को छोड़कर जा रहा होता है। ठीक है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी वजह से भी वो जा रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो जा रहा है तो इट मीन्स उसका जो अब शेयर है उसको कौन यूज़ करेगा, जो ओल्ड पार्टनर जो फर्म में रह गए, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो ही उसको लेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर क्या करता है, अपने शेयर का सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जो हमारे पार्टनर्स फर्म में रह जाते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन करते हैं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अब किसको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जो फर्म में, उनको मिलेगा, तो वहाँ पर उनको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। इसलिए आपको सिचुएशन को समझना है, किसी भी जनरल एंट्री को आपको रटना नहीं है, बस याद ये रखना है कि जो हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा उसको आप डेबिट करेंगे, और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो फर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, गेन कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनको डेबिट कर देंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए, इफ एनी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक देन इट शुड बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंक्लूडिंग द रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो द एंट्री विल बी। अब इसमें लिखा है, यदि आपकी बुक में कोई ऑलरेडी गुडविल आपकी मेंशन है तो आपको उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उस राइट ऑफ को जो पार्टनर जा रहा होगा ना, उसके कैपिटल करंट अकाउंट को भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ये था हमारा गुडविल का केस। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रिवैल्यूएशन की। अब रिवैल्यूएशन में क्या होता है, देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिटेड विद, इन सबसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है। यदि आपके एसेट्स डिक्रीज वैल्यू हो जाती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो जाती है, या फिर अनरिकॉर्डेड आपकी उसकी पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो ये सारे टर्म्स हमारे डेबिट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट्स क्या क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स, यदि एसेट्स इंक्रीज हो जाता है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या अनरिकॉर्डेड एसेट सेल किया है आपने,
तो इन सब से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इन सभी टर्म से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब द जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि सारे एसेट्स को हम क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, तभी हमारे ये टर्म्स अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेटा क्रेडिट कर देंगे और जो ये सारी ऊपर टर्म्स हमें गिवन है इन सभी टर्म को हम डेबिट कर देंगे। तो ये हमारी इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम प्रॉफिट या फिर लॉस की। ये आप रिवैल्यूएशन बेटा आते आ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपने किया था, एडमिशन में भी किया था, अब आप इसको रिटायरमेंट में भी कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में हमारा कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि आपको फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑल पार्टनर्स है जितने भी उनके करंट अकाउंट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर याद रखना जो रिटायरिंग पार्टनर्स है बेटा उसको भी प्रॉफिट या लॉस का शेयर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे एडमिशन के टाइम पर हम करते हैं, जो नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है उसको वो लॉस या प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर ने तो ये अपने साथ उनके साथ रहकर काम किया है तो उसका भी इसमें हक होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट के केस में हमारी एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस हो जाता है हमारा ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं किस टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट केस तो आता है कि जब हमारे जो पार्टनर्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होंगे बेटा या रिजर्व्स होंगे वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। सॉरी, लॉसेस नहीं, क्योंकि लॉसेस तो क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट वहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट के केस की बात करें, या प्रॉफिट होगा या कोई रिजर्व्स होगा तो वो डेबिट हो जाएंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये कब एंट्री होती है, ये हमारी सिंपल एंट्री होती है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन रिजर्व्स को पार्टनर्स के अंदर। सेकेंड केस आता है इफ़ पार्टनर्स डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है बेटा। यहाँ पर बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं हमारा, ये आपको याद रखना है कि जो गेनिंग पार्टनर्स होता है इन फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जिस पार्टनर को फ्यूचर में गेन हो रहा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, अब करंट में उसको डेबिट कर देते हैं, और जिस पार्टनर को फ्यूचर में सेक्रीफाइस होता है उसको हम इस टाइम पे क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री हमारी वही होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट का हमारा केस होगा। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हमारा क्या फंडा होता है, देखिए फर्स्ट केस देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। तो इस केस में क्या होगा बेटा, देखिए इसमें बोला है कि जब रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, जब आपको क्वेश्चन में नए फर्म की आपको कैपिटल गिवन होती है तो उस बेस पर आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो देखिए जब पार्टनर बेटा रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन ही हो गया। मान लीजिए 3 पार्टनर थे A, B एंड C, B रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब फर्म में कितने पार्टनर्स बचे, ओनली A एंड C, यानी कि 2 पार्टनर। अब उसी के अकॉर्डिंग बेटा सभी हमारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है सब में चेंज आता है, तो फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है, तो एक तरीके से एक नई फर्म ही निकल कर आती है। ठीक है, तो जब हमें उस नई फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है तो उस बेस पर हम जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो स्टेप 1 होता है हमारा कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ईच इंडिविजुअल कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अंडर। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मल्टीप्लाई न्यू शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। देखिए अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नहीं हमारी फर्म की कैपिटल कितनी है, तो उसमें से हम न्यू रेशो निकालेंगे पार्टनर्स की न्यू रेशो निकालने के बाद न्यू शेयर के अकॉर्डिंग हम उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स है, तो कैपिटल निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेट द कैश ब्रोट इन और पेड आउट ऑफ द ईच पार्टनर एज अंडर। फिर हम क्या करते हैं, देखिए हमने एडमिशन के टाइम पे भी किया था, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं, जो हम आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट देखते हैं, जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होता है उसको हम देखते हैं। यदि वो किसी पार्टनर का ज़्यादा है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने न्यू कैपिटल निकाली उसके अकॉर्डिंग। यदि जिस पार्टनर का ज़्यादा है तो वो पार्टनर तो विड्रॉ कर लेगा, और जिस पार्टनर का कम है वो एडिशनल कैपिटल फॉर्म में लेकर आएगा। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए, हमारा बोल गया एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। जब नए फर्म के कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज अंडर। कैसे करनी है, सम ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट।
जो भी मैंने आपको बताया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। उसका जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होता है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, हम उनका क्या करेंगे बेटा, सम निकालेंगे। उस सम को निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हम करेंगे, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ईच इंडिविजुअल कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अंडर, ठीक है। फिर उसमें निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो स्टेप 1 है उसमें हमारा चेंज कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्म की टोटल कैपिटल बेटा पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें पता होती है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 स्टेप्स को परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं होता, तो स्टेप 1 हमारा यही हो जाता है कि हमें फर्म की कैपिटल फाइंड करनी है। वो हम कैपिटल या करंट अकाउंट से फाइंड कर लेंगे, उनको सम कर लेंगे। सम करने के बाद वही हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशियो निकालने के बाद, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है न्यू रेशियो, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड है, ठीक है। तो फिर नई कैपिटल के अकॉर्डिंग, नई शेयर के अकॉर्डिंग जो हमारे कैपिटल्स है उनकी हम कैपिटल फाइंड कर लेंगे। एंड फिर या कैश ब्रोट या फिर किसी पार्टनर को लेकर आना है तो वो ले आएगा, किसी को लेके जाना है तो वो विड्रॉल कर लेगा। ये हमारे 3 स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस की। रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस देखिए, द बैलेंस इन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड इन कैश या फिर बैंक व्हेन मेंशन। यदि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने उसकी पेमेंट कैश से की है या बैंक से की है, तो ही आप कैश या बैंक लिखेंगे, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। जब इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वहाँ पर बेटा आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उस अमाउंट को, ठीक है, ना कि वहाँ पर या कैश या बैंक लिखेंगे। कैश या बैंक आपको उसी कंडीशन में लिखना है जब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये बात याद रखना। यहीं पर बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।